वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इकाई 3 गुप्तोत्तर काल में परिवर्तन, आरंभिक मध्यकालीन भारत। संरचना, उद्देश्य, प्रस्तावना, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज नीति का सारांश। उद्देश्य, इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे भारतीय इतिहास में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की प्रकृति, राज्य गठन का विकास और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन, विद्वानों के तर्क वितर्क। प्रस्तावना, इतिहासकारों को इस बात का एहसास बहुत पहले हो चुका था कि भारतीय इतिहास में मध्यकाल का आरंभ दिल्ली सुल्तान के मुग़ल शासकों से बहुत पहले हो चुका था। विशिष्ट स्थिम ने मध्यकाल का आरंभ हर्षवर्धन की मृत्यु से ही माना था और इसे आरंभिक मध्यकालीन भारत का प्रथम चरण कहा जाता था। इस नामावली को व्यापक स्वीकृति मिली और इसे यदाकदा मध्यकालीन हिंदू भारत अथवा राजपूत काल का भी नाम दिया गया। पहले लगभग 50 वर्षों के दौरान इतिहासकारों ने प्राचीन काल से मध्यकालीन में संक्रमण के विषय पर अत्यधिक ध्यान दिया है। आमतौर पर वह अब इसका प्रारंभ गुप्त काल से मानते हैं। इसके बावजूद इतिहासकारों में कई मसलों पर मध्य के एक मत नहीं है। मुख्य रूप से विवाद भारतीय समतावाद से संबंधित, खासकर इस मत से कि आरंभिक मध्यकाल से संक्रमण का तात्पर्य भारतीय इतिहासकार में संवादवाद में संक्रमण से है। विवाद अब भी जारी है, किंतु इतिहासकारों ने अनेक बिंदुओं को असद्वित प्रमाणित किया है और वास्तविकता यही है कि संक्रमण के अनेक बुनियादी तथ्यों पर सहमति के फलस्वरूप ही शेष पर विवाद जारी है। इस खंड में हम इन विवादों के पछड़े में ना पढ़कर इसका जिक्र तभी करेंगे जब ऐसा करना अपरिहार्य हो जाए। राज्य व्यवस्था, आरंभिक मध्यकालीन राज्य व्यवस्था आरंभिक ऐतिहासिक राज्य व्यवस्था से काफ़ी भिन्न थी और इसके विस्तृत स्वरूप के अनेक पक्ष चिन्हित किए गए हैं। प्राचीन काल से मध्यकाल के संक्रमण की चर्चा के सिलसिले में मौर्य साम्राज्य एवं प्रशासन के अध्ययन से प्राचीन भारतीय राज्यों और आरंभिक मध्यकालीन राज्यों जो गुप्त साम्राज्य से आरंभ होते हैं के बीच तुलना करने में काफ़ी सहायता मिलती है। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्थाओं, जिनके उदाहरण के तौर पर मौर्य साम्राज्य को ले सकते हैं, के विपरीत आरंभिक मध्यकालीन राज्य व्यवस्थाएं विकेंद्रीकृत थी। हाल के वर्षों में इतिहासकारों ने उनके बीच की विषमताओं को कम करके आंका है कि लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि दोनों के बीच विषमता थी ही नहीं। पूर्ण के विवेचनों में इस विषमता को उजागर करते हुए कहा जा सकता है कि मौर्य राज्य अत्यधिक विकेंद्रीकरण राज्य था, जबकि आरंभिक मध्यकालीन राज्य व्यवस्था विकेंद्रीकृत संवादवादी ढांचे वाली थी। चूँकि आज के इतिहासकार विकेंद्रीकरण के बदले विकेंद्रीकरण के मात्रात्मक स्वरूप पर जोर देते हुए मौर्य राज्य के स्वरूप के संबंध में शोषित निर्णय देते हैं, इस राज्य को अब पूर्वापेक्षित सीमित अर्थ में विकेंद्रीकरण माना जाता है। इसलिए अब आरंभिक मध्यकालीन राज्यों के विशिष्ट स्वरूप को भिन्न रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब उन्हें मौर्य साम्राज्य की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत कहा जाता है। आरंभिक मध्यकालीन राजनीतिक परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण संकेत है राजकीय पदभार। प्राचीन भारत के प्रचलन जब नरपति, जिसमें शक्तिशाली मौर्य नरपति भी शामिल थे, राजा की सरल उपाधि धारण करते थे, के विपरीत आरंभिक मध्यकाल
में अधिक शानदार और भिड़कीरी उपाधियाँ ग्रहण करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी। यहाँ तक कि छोटे मोटे शासक भी महाराजा और महाराजाधिराज जैसी उपाधियाँ ग्रहण करने लगे। यह प्रवृत्ति गुप्त काल के शासकों के समय में ही पनपने लगी। वे अधिकांश शिलालेखों में आमतौर पर महाराजाधिराज कहलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से उनमें से कुछ यदाकदा परम भट्टारक महाराजाधिराज और भट्टारक महाराजाधिराज भी कहलाते थे। इसी चलन का अनुसरण करते हुए हर्षवर्धन, उसके पिता और पितामह ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। लगभग उसी समय मौर्थिक शासक धनसेन चतुर्थ 641-650 जो सौराष्ट्र का एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राजा तो था, लेकिन हर्ष जैसा संभल अधिपति नहीं था। वह अपने साथ दो या बिखरी उपाधियाँ परमेश्वर और चक्रवर्ती जोड़ ली। बादामी के चालुक्य भला कब पीछे रहने वाले थे। वे अपने को महाराज परमेश्वर, अधिराज परमेश्वर तथा महाराजाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी लंबी अंकृत उपाधियों से विभूषित करने लगे। ये उपाधियाँ उनकी राजनीतिक हैसियत का बोध कराती थी। इसके अतिरिक्त इन राजाओं ने प्रायः कुछ अन्य ऐसी गरिमा में उपाधियाँ परमेश्वर, परम भगवत इत्यादि भी ग्रहण कर ली, जिससे उनकी धार्मिक क्षेत्रीयता अन्य गुणों का पता चलता था। कहा जाता है कि 7वीं सदी के पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के 250 उपाधियाँ ग्रहण कर ली थी। इसमें से कुछ तो उपाधियाँ थी राजसिंह राजाओं में शेर, शंकर भक्त और अगमप्रिय, अगम नामक सेव, धर्मग्रंथ की प्रेमी। पल्लव शासकों की राजनीतिक हैसियत और धार्मिक प्रतिबद्धता उनकी उपाधि धर्म महाराज अथवा धर्म महाराजाधिराज से जाहिर होता है। धर्म उपासक उपसंग से उनके ब्राह्मणवाद की प्रतिज्ञात झुकाव और ब्रह्मेतर धर्मों के प्रति विषेद की भावना झलकती है। इन भिखड़ी राजनीतिक उपाधियों से तत्कालीन राजनीतिक संगठन की प्रवृत्ति और संस्कृत भाषा की अंकुरितता का स्पष्ट संकेत मिलता है। भारत के प्राचीन राजाओं के विपरीत आरंभिक मध्यकाल के चालुक्य और जैसे संप्रभु नरपति अपने पदाधिकारियों की मदद से संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर सीधे शासन नहीं करते थे, बल्कि इसके केंद्रीय भाग पर ही इसका सीधा नियंत्रण होता था। शेष का संचालन उसके अधिष्ठित छोटे छोटे राजाओं के द्वारा होता था। तात्पर्य यह है कि विस्तृत राजनीतिक ढांचे में राजाओं का एक श्रेणीबद्ध संगठन होता था और यह उपाधियों की क्रम परंपरा के अनुरूप होता था। ये अधीनस्थ राजा अनेक प्रकार के होते थे। इसमें बड़े क्षेत्रों के राजाओं से लेकर छोटे छोटे सरदार और कबीलाई नेता भी शामिल थे। यह श्रेणीबद्ध ढांचा उस समय के प्रवर्तन चालुक्य और पल्लव जैसे बड़े राज्यों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसमें अपेक्षाकृत छोटे राजा भी शामिल थे। उदाहरण स्वरूप 7वीं सदी में कश्मीर के क्षेत्रीय राज्य पर तक्षशिला, स्वैटलेक्स और लोअर हिट्स समेत अनेक राज्य आश्रित थे। यही प्रभुत्ता संपन्न अधीनस्थ राजा परम भट्टारक महाराजाधिराज प्रायः सामूहिक तौर पर सहमत कहलाते थे। संवत एक पुराना पद था, लेकिन
आरंभ में इसका तात्पर्य पड़ोसी अथवा पड़ोस के राजा से था। अब इसका नया अर्थ हो गया था अधीनस्थ राजा। उदाहरण स्वरूप हर्ष के मधुवन ताम्रपत्र अभिलेख में इसी अर्थ में ईश्वरगुप्त नामक व्यक्ति को संवत महाराज कहा गया। समकालीन साहित्य में भी इन संवादों के राजनीतिक महत्व की अनेक चर्चाएं मिलती हैं। यही रेखाकृत करने लायक तथ्य है कि संवत संप्रभु राजा के सामान्य सहायक अथवा बाहरी व्यक्ति ना होकर उसके राज्य क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। वे राजा को बहुमूल्य सैनिक सेवा प्रदान करते थे और उसके प्रतिरक्षा तंत्र के अभिन्न अंग माने जाते थे। वे अपने पद अधिपतियों के अभियानों में उनका साथ देते थे। इसके विजय गौरव और लाभ में शारीरिक होते थे और उनकी प्रजाएं की कीमत चुकाते थे। इस पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के पल्लवों के विरुद्ध अभियान के पूर्व उनके अथेंस बाणों के प्रतिरूप को कुचलना पड़ा। पराजित होने के बाद बाणों ने अपनी वफादारी चालुक्य को सौंप दी, जैसे कि एक चालुक्य अभिलेख में एक जागीर के उनकी प्रशासनिक इकाई के रूप में वन राजाभिषेक के चित्र से प्रतीक होता है। ये संवाद अपने अधिपति राजा के दरबार में नियमित रूप से उपस्थित होते थे और महत्वपूर्ण प्रशासनिकीय कार्यों का निष्पादन भी करते थे। उदाहरण ईश्वरगुप्त हर्ष के अभिलेखों का संरक्षण था। संवादों की पहचान राजनीतिक अस्थिरता और अशांति, जो आरंभिक मध्य युग की विशेषता थी, की सहवाक के रूप में की गई। वे हमेशा गड़बड़ी फैलाने के संभावित स्रोत थे और केंद्रीय समस्याओं और कमजोरियों का लाभ उठाने में आगे रहते थे। संवाद होने पर अपने को स्वतंत्र घोषित करने, यहाँ तक कि अपने अधिपति राजाओं से सत्ता छीनने में भी पीछे नहीं हटते थे। उदाहरण स्वरूप चालुक्य अपने अधीनस्थ राज्यकूटों के द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिए गए और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कायम नहीं रह सका। उसका स्थान उसके स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों ने ले लिया। प्रश्न है, संप्रभु राजा और उसके अधीनस्थ शासन किस प्रकार अपने सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों में शासन चलाते थे। इस संबंध में भी मैत्रेय नहीं है। सामान्य तौर पर राज्य के मसलों में शाही नियंत्रण में ढील आ गई, जैसे कि गुप्त शासकों से जाहिर होता है। आरंभिक मध्यकालीन शासक मौर्य जैसे प्राचीन शासकों की तरह प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते थे। एक और जहाँ शोक ने इस बात पर बल दिया कि उसे साम्राज्य की सारी घटनाओं से वाकिफ रखा जाए, वहीं दूसरी ओर गुप्त शासन इस कार्य को कुमार, अमात्यों और आयुक्तों जैसे अपने पदाधिकारियों को सौंप कर संतुष्ट थे। अनेक राजकीय पदनाम पहली बार आरंभिक मध्यकालीन अभिलेखों में उपलब्ध होते हैं। इनमें संधि, विग्रहिका और दंडनायक जैसे कुछ पदनाम पहले उपयुक्त होते हैं और शीघ्र ही संपूर्ण भारत के अधिकांश राज्य व्यवस्थाओं में अतिरिक्त महत्वपूर्ण पदनाम बन जाते हैं। इन पदों को और गरिमा में बनाने के लिए इसमें महंत जैसे उपसंग जोड़कर महासंधि, महाग्रीका, महादंडनायक इत्यादि बनाने की प्रवृत्ति जोरों पर थी। अधिकांश मसलों में हमारे अभिलेख इन बहुसंख्यक पदनामों का विस्तृत विवरण नहीं प्रस्तुत करते थे। फलस्वरूप इसका वास्तविक
स्वरूप पर यह संगत अटकलबाजी से अधिक कुछ नहीं हो सकता। फिर भी नए नामों के अधिक्य से प्रशासन के पूर्ण संगठन का संकेत तो मिलता ही है, जो राज्य की नई चिंताओं और दायित्वों के बढ़ते महत्व के कारण अवश्य हो गया था। उदाहरण स्वरूप भूमि अनुदान के जरिए अग्रहार बनाने के चलन ने गृह हरिक के पद को आवश्यक बना दिया। मध्यकालीन असम में यह कार्य 2 पदाधिकारियों लेखित्री और संकित्री में व्यक्त किया गया प्रतीक होता है। लेखित्री अनुदान को लिपिबद्ध करता था और शासयित्री उन्हें लागू करता था। दोस्तों, जो लेखित्री है वो होता है मतलब लिखने वाला, मतलब जो उसमें लिखता था कविता, पोएम। वो जो शासयित्री होता था वो शासन लागू करता था। मतलब जो लेखित्री है वो एक अकाउंटर का काम करता था और ये न्याय शासित, मतलब लैंड को कैसे चलाया जाए। इन सब के बावजूद ये कहना कठिन है कि बड़ी संख्या में ये पदनाम जो आरंभिक मध्ययुगीन अभिलेखों में उपलब्ध होते हैं, आवश्यक रूप से राजकीय पदाधिकारियों की कुल संख्या में बढ़ोतरी के ही सूचक है। पहली बात तो ये है कि ये पदनाम विभिन्न राज्यों के अभिलेखों में संबोध है, जिसे ये पता चलता है कि सभी ज्ञात पदाधिकारी एक ही राज्य की मशीनरी के अंग है। दूसरी बात यह है कि अनेक मसलों में हम एक ही व्यक्ति को अनेक उच्च पदों पर आसीन पाते हैं। वास्तव में यह माने के 2 आधार है कि आरंभिक मध्यकाल में राज्य जैसे जैसे अनेक क्रियाकलापों से अलग होता गया, नौकरशाही की संख्या में कमी आती गई। पहला आधार है भूमि अनुदान का चयन और दूसरा है प्रशासनिक मसलों में स्थानीय स्वायत्तता। हैनसंग के समय तक पदाधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान अथवा स्थानीय करों में हिस्सेदारी के द्वारा भुगतान होता था। इसे सरकार वेतन भुगतान के लिए संसाधनों के चयन को नकदी में बदलने के बड़े सार से मुक्ति रहती थी। इस अवधि में राजा ने बड़े पैमाने पर धार्मिक अधिकारियों तथा संस्थाओं को भी स्थायी तौर पर वितरित न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकार देना आरंभ किया। जिन गांवों पर ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते थे, उनकी चिंता से सरकार मुक्त हो जाती थी। मौर्य प्रशासन के विपरीत आरंभिक मध्ययुगीन राज्य व्यवस्थाओं में अब सरकार के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भागीदारी बंद कर दी और उसे बदले उन व्यक्तियों को भूमि अनुदान देना शुरू किया जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रेरक का काम करते थे। अनुदानगिरी राज्य व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के अतिरिक्त स्रोत बन गए। वास्तव में उनके कारण संवादों की श्रेणी में वृद्धि हो गई। संवाद महाराज ईश्वर गुप्त चौहस्य के दरबार में मोहरों का संरक्षण था के संबंध में ऊपर में जो कुछ कहा गया उसे विभिन्न रूप में उसका अर्थ लाया जा सकता है और वास्तव में लाया भी गया है। यह आवश्यक रूप से ऐसे संवाद महाराज का मसला नहीं था जो मोहरों का संरक्षण था, बल्कि यह ऐसे मोहर संरक्षण का मसला भी हो सकता है जो भूमि अनुदान के जरिए संवाद की श्रेणी तक पहुंचता था। संवादों की भूमि अनुदान की सत्ता के संबंध में इतिहासकारों का विश्वास इतना दृढ़ रहा कि वे आरंभिक मध्यकालीन भारत में जब भी किसी ब्राह्मण राजा को देखते थे तो
उसका निष्कर्ष ये होता था कि ब्राह्मण राजा किसी अनुदानग्रही ब्राह्मण का ही वंशराज होगा और उसके पूर्वजों ने भूमि अनुदान के जरिए राजनीतिक सत्ता पहली बार प्राप्त की होगी। राज्य के क्रियाकलापों में एक और कसौटी ग्राम और नगर दोनों स्तरों पर प्रशासन के स्थानीय स्वायत्तता के फलस्वरूप हुई। इसे आरंभिक मध्यकालीन भारत की एक अति महत्वपूर्ण घटना माना जाती है। यद्यपि इसका विकास स्वतंत्र एक जैसा नहीं हुआ। प्राचीन भारत में स्थानीय प्रशासन के कार्यविक्षण के लिए समितियों अथवा व्यक्तियों को नियोजित किया जाता था। बाद में वह कार्य स्थानीय प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए, जिन ग्रामीण को अपने मसलों के निष्पादन स्वयं कर लेने की अनुमति प्राप्त होती थी, जैसे कि संगम काल में होता था। वह सीमित और तथ्य रूप से ही ऐसा करते थे। अनेक प्रकार के कार्यभारों से लादे स्थानीय स्वशासन की विकसित और सुगठित प्रणाली तो धीरे धीरे बाद में ही विकसित हो पाई। सिंदूर दक्षिण में स्थानीय सभाएं अथवा परिषदें संगमोत्तर काल में अवश्य विद्यमान रही होगी, लेकिन तमिल में उनके क्रियाकलापों हमें लंबे अरसे तक अज्ञात रहे। फिर भी 8वीं 18वीं सदी के उत्तरवर्ती और 9वीं सदी के पूर्ववर्ती भाग से जब शिलालेख उसकी 3 किस्मों गैर ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण की सभा और नगरम सामान्य व्यापारी निगम की चर्चा करने लगे, तो उनकी सभा अथवा अधिकांश ज्ञान विशेषताएं परिलक्षित होने लगी। निष्कर्ष, अगर उनका विकास असक्रमित न होकर क्रमिक था, जैसे कि संभव था ही, तो यह आरंभिक मध्यकाल में अवश्य घटित हुआ होगा। यहाँ तक शेष भारत का प्रश्न है। आंध्र प्रदेश में 4वीं सदी का प्राप्त एक अभिलेख गांव के पदाधिकारियों और मुखियों जैसे ग्राम भोजकों तथा ग्राम कुटों का उल्लेख करता है, लेकिन आमतौर पर स्थानीय प्रतिनिष्ठ व्यक्ति राज्य के पदाधिकारियों के साथ मिलकर ग्राम प्रशासन में नियमित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। किसी क्षेत्र में शासन पत्र निर्गत करने के समय राजा सामान्य इन प्रतिनिष्ठ व्यक्तियों को इसकी सूचना देता था और भूमि संबंधी कारोबार के लिए उनकी सहमति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। पश्चिमी दक्कन में मुखुड़ और महाजन कहते थे। अंततः महत्तर उनके लिए इस अवधि का सर्वाधिक प्रचलित पद था। आरंभिक मध्यकाल में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक जीवन का विस्तृत पहलू था। राजा द्वारा शहरी निगम संघों को घटते बढ़ते परिणाम में स्वतंत्रता प्रदान किया जाना। उसके आरंभिक उदाहरण 6वीं सदी के अंत से लेकर 8वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश तक आधुनिक गुजरात में महाराष्ट्र और कर्नाटक तक के विस्तृत पैमाने पर निर्गत अनेक आदेश पत्रों में मिलते हैं। इसके बावजूद ये उल्लेखनीय है कि सब कुछ नहीं बदल गया था और प्राचीन काल से मध्यकाल के संक्रमण पर विचार करते समय हमें ये ध्यान में रखने की सावधानी बरतनी चाहिए कि दोनों के प्रशासन में अनेक समानताएं थी। अशोक की तरह हर्ष के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने राज्य की यात्रियों के लिए अनेक विश्रामालय बनवाए। विश्रामालय मतलब धर्मशालाएं बनवाए। जिस प्रकार अशोक अपने राज्य का नियमित दौरा करता था और जैसे कि मनु ने ऐसे दौरों को राजा के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में शुभार किया था। आरंभिक मध्यकालीन राजाएं जैसे हर्षवर्धन
अपने क्षेत्र का दौरा करते पाए जाते थे। जैसे कि हास्य संगन हर्ष के बारे में लिखता है, राजा अपने पूरे राज्य का दौरा करता था। किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहता था, बल्कि ठहराव के प्रति स्थान पर निवास करने के लिए अस्थायी भवन खड़े कर लिए थे। लेकिन वर्षा ऋतु के 3 महीनों में बाहर नहीं आता था। लेकिन जो इतिहासकार पूर्ण काल से ऐसे समानता को स्वीकार नहीं करते, उन्होंने ठेन-संग द्वारा दिए गए स्वस्य की व्याख्या भिन्न ढंग से की है। उनका मानना है कि यदि राजा यह सब स्वयं करता तो उसका ये कर्म सचितित राजचित न होकर राजकीय निरीक्षण का कार्य था और उसके पास एक समुचित प्रशासन तंत्र का अभाव था। हर्ष अपने विस्तृत साम्राज्य के कुशल शासन के लिए एक संगठित नौकरशाही की आवश्यकता के बदले व्यक्तिगत परिवेशन पर अधिक भरोसा करता था। लेकिन इतिहासकार गुप्त राजाओं की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उन्हें ये कार्य स्वयं न कर अपने अधिकारियों को सौंप दिया था, जो एक विरोधाभास है। उपयुक्त उदाहरणों से यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि राजाओं के स्वतंत्र एक जैसा बदलाव नहीं आया। दरअसल राजकीय उपाधियों से लेकर स्थानीय प्रशासन तक राज्य व्यवस्था में क्षेत्रीय भिन्नताएं बिल्कुल स्पष्ट थी। उदाहरण स्वरूप आरंभिक मध्ययुगीन राज्यों की एक सामान्य विशेषता थी, राजा का अपने उत्तराधिकारी चुने और उसे युवराज अथवा युवा महाराज घोषित करने के अधिकार। फिर भी इन प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों का अलग अलग राज्यों में अलग अलग महत्व था। इसके अतिरिक्त शाही उत्तराधिकार सामान्य पुरुषों को दिया जाता था, लेकिन उड़ीसा के कारा राज्य में शासकों का होना सामान्य बात थी। यह भी सही है कि राजकीय पदाधिकारियों के महादंड नायक और सेनापति जैसे अनेक उपाधियां सर्वत्र सामान्य, उसमें अधिकांश कम से कम समरूपण की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग थी। उदाहरण ध्रुव कहा जाने वाला राजस्व अधिकारी सौराष्ट्र के बाहर नहीं मिलता और लेखित्री तथा सामित्री असम क्षेत्र तक ही सीमित थे। मतलब असम में लेखित्री मतलब लिखने वाला और शासनत्री मतलब शासन चलाने वाले करने वाले राजा, ये असम के शब्द है ये।